सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता के साथ ट्रेड डेफिसिट जुलाई से दिसंबर इस माली साल के 7 महीनों में $7 अरब रह गया और ये पिछले साल $7.2 अरब के मुकाबले में सिर्फ 3 से 4% की कमी है, जो लगभग एक मामूली बेहतरी को जाहिर करती है। लेकिन हकीकत में इस कमी की वजह इक़्तिसादी बेहतरी नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों में कमी है। एक्सपोर्ट 6% कम होकर $1.5 अरब रह गई हैं, जबकि इम्पोर्ट सिर्फ 4% कम होकर $8.5 अरब मौजूद रही है। यानी हमने कम बेचा और थोड़ा कम खरीदा। अब एक्सपोर्ट में कमी की जो शरह है उसमें हमने इजाफा देखा है, जो ख़तरे की अलामत है। पिछले माली साल 2025 में मिडिल ईस्ट के साथ तिजारती खसारा 7.3% बढ़कर $13.9 अरब तक पहुँच गया था। अब कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं कि यूएई से एक्सपोर्ट $1.02 अरब रही थी, जो पिछले साल के मुकाबले में -6% है। अब इम्पोर्ट $4.3 अरब रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 13.4 ज़्यादा है। अब सऊदी अरब के साथ एक्सपोर्ट $337.9 मिलियन रही, जो पिछले साल के मुकाबले में -7% है। और इम्पोर्ट $1.9 अरब रही हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 6% का इजाफा है। अब बहरीन से एक्सपोर्ट $25 मिलियन रही हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6% की कमी है। अब इम्पोर्ट में बहरीन से बड़ा इजाफा देखा गया, जो $130 मिलियन तक पहुँच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 61% ज़्यादा है। फिर इसी तरह से दीगर ये ममालिक हैं और इनके साथ हम देखें तो अब ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ जो कि हमारी ऑल्टरनेट मार्केट इस वक्त हो सकते हैं अमेरिका और यूएसए के बाद, यूएसए और यूके के बाद, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये अगर मामूली सी भी कमी हुई है तो क्योंकि हम बेहतर तौर पर इन मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इन ममालिक के साथ हमारी ट्रेड क्या बेहतर नहीं हो पा रही है और ये बेहतर हो कैसे सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये गल्फ़ कंट्रीज़ हमारी एक बड़ी ऑल्टरनेट मार्केट्स इस वक्त हो सकती हैं जब यूके में, यूरोपीय यूनियन में या यूएसए में अगर हम थोड़ा सा वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो? जी अरबाब साहब, हमारा मुस्तकबिल जो है वो रीजन के अंदर है, लेकिन रीजन के अंदर अगर हमने इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाना है तो हमें पहले रीजन को समझना पड़ेगा कि वहाँ डिमांड क्या है, वहाँ पे ट्रेंड्स क्या हैं, कहाँ हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। खाली हुकूमत के पैक्ट साइन करने से, दौरों से, तस्वीरों से, एमओयूज से तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है। बिल्कुल भी मुझे तज्जुब नहीं हो रहा कि वी आर ओवरऑल ऑन ए स्लाइट डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। देखिए, इस वक्त अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसी मार्केट जो वहाँ जीसीसी में बड़ी मार्केट है वो एक्सपैंड कर रही है। अगर हम उनसे अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच करें कि जी आप हमें मार्केट एक्सेस दें, हमें आप टैरिफ्स घटा दीजिए, एक तो वो सस्टेनेबल नहीं है, दूसरा उनके लिए मुश्किल दिखाई देता है। आपका जो सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि अगर तो हमने वाकई फुटप्रिंट वहाँ पे डबल करना है अगले 2-3 साल में अपनी प्रोडक्ट्स का, तो हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि किन सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान उन ममालिक की हेल्प कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, वो सब कुछ इंपोर्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी के ज़िम्रे में। पाकिस्तान उनसे कहे जी आप जॉइंट वेंचर कीजिए अपनी कंपनी का, और बाय द वे अभी मैंने एक एग्रीकल्चर कंपनी का अरेंज भी किया है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें और जो भी प्रोडक्शन उस इन्वेस्टमेंट से आए आप उसको बाकी दुनिया के ममालिक से कम दामों में 100% बाय बैक कर लीजिए। उनको सस्ती चीज़ मिलेगी, उनकी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्वालिटी भी वो कंट्रोल करेंगे, चीज़ जानी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज अगर टेक्नोलॉजी में है, हम टेक्नोलॉजी दें। मैं स्पोर्ट्स सेक्टर में कर रहा हूँ क्योंकि 2034 का वहाँ वर्ल्ड कप है, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट होगी ना। यहाँ पर तो जो इस वक्त एक्सपोर्ट के इनपुट्स हैं, खास तौर पे टैक्स की शरह देखिए ना, हमारे जो विनर कौन है, वोवन टेक्सटाइल है, वैल्यू एडिड 62% टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर अपना कंपनी 62% प्रॉफिट पे टैक्स दे रही है और बिजली की कीमत भी ज़्यादा है, तो वो री इन्वेस्ट क्यों करेगी? हमें विनर्स को सपोर्ट करना है, गल्फ से पैसा लाएं, उनसे पार्टनरशिप कराएं, इनकी कैपेसिटी बढ़ाएं,
बेचना शुरू करें उन्हीं ममालिक के अंदर या थर्ड कंट्री के, ये मॉडल चल सकता है। दूसरा, हमारी कंपनियों को वहां भी जाने की जरूरत है। इसमें कोई हार्म नहीं है कि हमारी एक्सपर्टीज है, हमारे पास मैन पावर है, चाइना की टेक्नोलॉजी है, उसको ज्वाइन करें और वहां पर कंपनियां बनाएं ताकि बायलैटरल चीजें बढ़ सकें। तो आनंद साहब, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर क्या हमारी हुकूमत का इस वक्त वो फोकस है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो इस वक्त हम सर्विसेज सेक्टर पर देख रहे हैं? सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स में नो डाउट इजाफा भी हो रहा है, लेकिन क्या इन फ्यूचर अब हम मुकम्मल उसी पर रिलाई करने जा रहे हैं कि आईटी या थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता रहे, चूँकि वहाँ ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है? ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है या जो हमारा प्रोडक्शन ये सारी हो रही है, इसकी तरफ थोड़ा सा फोकस हमें मज़ीद करना होगा? जी, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा करना होगा, लेकिन सारी एक्सपोर्ट को एक जगह क्लब कर देना एक गलती है। आपको एक्सपोर्ट के सेक्टर्स में से, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, विनर पिक करने हैं। जैसे अब टेक्सटाइल की बात करता हूं, 50% टेक्सटाइल वोवन और स्टिच्ड है, जिसको हम वैल्यू एडिड कहते हैं। जो रॉ कॉटन है या यॉन है, उसकी एक्सपोर्ट क्योंकि हम कंपेटिटिव अब नहीं रहे हैं, तो हमें पिक करना है कि कौन सी ऐसी हमारी सेक्टर्स हैं जहां पर हम उनकी कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं अगले 3 बरस में। जो चल रहा है, ऑर्डर्स भी हैं, सिर्फ आपने बढ़ाना है। उसके लिए आपको पैकेजेस देने पड़ेंगे और आईएमएफ से नेगोशिएट करना पड़ेगा। और आईएमएफ भी वरीड है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो हमें विनर्स को अगर हम सपोर्ट कर देंगे तो ये जल्दी से बढ़ेंगे। एक बड़ा सिंपल कानून है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जल्दी स्ट्रेंथन कर लेते हैं। तो हमें जो, जैसे मैं 3 सेक्टर्स अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, तो हमारी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, हमारा फूड सिक्योरिटी का सेक्टर है जो ज़राअत से लिंक्ड है, और हमारा जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है। इन तीनों के अंदर हम बड़ी तेज़ी से, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, हमें इसको एक कम्प्रीहेंसिव स्पोर्ट की एक पॉलिसी शिफ्ट लेना पड़ेगा। ये जो ओल्ड स्कूल है कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी या एक ऑटो पॉलिसी बना दी, अब दुनिया इससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान अभी भी कंपेटिटिव है, लेकिन हुकूमत का काम एक उसके लिए स्पेस खोलना है और प्राइवेट सेक्टर को लीड देना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी असेसमेंट में कुछ सेक्टर्स जो हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, सर्जिकल है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, ये डबल कैपेसिटी 3 साल में की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि हम उनको प्रॉपर स्पेस क्रिएट करें, ना कि उनको कब कर दें एक ओवरऑल इंडस्ट्री की अम्ब्रेला में। तो आनंद साहब, ये इन 3 विनर सेक्टर्स के लिए जो इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारी मार्केट्स हैं, वहाँ पर तो बड़ा टफ कंपटीशन है। टेक्सटाइल में हमें बांग्लादेश या वियतनाम जैसे ममालिक का मुकाबला करना है, टेक्नोलॉजी में हमें अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क का मुकाबला मुख्तलिफ मार्केट्स में करना पड़ेगा। तो नई मार्केट्स हम कौन सी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये हमारे 3 विनर सेक्टर्स उन मार्केट्स में वाकई विनर कहलाएं? नहीं जी, एग्जिस्ट, पहली बात तो यह है कि नंबर्स देखिए तो ये सेक्टर जो मैंने अर्ज किए हैं, ये ऑलरेडी विनर हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में भी। अच्छा। नई मार्केट्स जो हैं जीसीसी की हैं, सेंट्रल एशिया की थोड़ी बहुत है, अफ्रीका इज द ओनली रीजन विच इज ग्रोइंग। लेकिन मैं तो जो अर्ज कर रहा हूं कि आप जो एग्जिस्टिंग जिनके ऑर्डर्स हैं, उनके ऑर्डर्स को आप डबल कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी उनकी 100% इस वक्त बुक्ड है। वो क्यों नहीं और इन्वेस्ट कर रहे, मैंने आपको रीजंस बता दी है। हुकूमत को इस वक्त लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंज करने की जरूरत है। हुकूमत को उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, खासतौर पे टैक्सेशन को देखने की जरूरत है। ये तो ऑलरेडी आपको कुछ करना ही नहीं है, ये खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइफ साइकिल होता है। वियतनाम महंगा हो गया, जैसे मैं स्पोर्ट्स गुड्स की बात कर रहा हूं, आपके ये जूते बनने, चीजें खुद ब खुद शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इंडिया की जो ईयू से भी डील हुई है, उसको केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा कि वहां से हमारी कंपेटिटिवनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप वहीं डालते रहेंगे जिन सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कंपेटिटिव नहीं है, फिर आप हैरान होंगे कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही। तो इसके अंदर तो अब मैं कोई कमेंट ना ही दूं तो बेहतर है। और एक आखिरी सवाल आनंद साहब, जो हुकूमत ने अभी एक मिनी पैकेज ये 4 रुपए बिजली की मद में जो कम करके इंडस्ट्री को दिया एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, तो ये क्या किसी हद तक हमारी एक्सपोर्ट्स को पुशअप कर सकता है? इसमें कोई नंबर्स में कोई वाज़ेह तब्दीली आएगी, वो कि अभी भी हम रीजन में सबसे महंगे ही हैं? जी, अ लिटिल बिट परहैप्स, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि आप अगर सारी एक्सपोर्ट को दे देंगे, आपको टारगेटेड इंसेंटिव देना है, आपको टारगेटेड पॉलिसी स्पेस खोलनी है, बिकॉज वी आर नॉट गुड एट एवरीथिंग।
इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां आपकी वैल्यू एडेड में रिटर्न हायर है, मैंने रिसेंटली जो नंबर्स देखे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है वो बेसिकली 50% है आपकी एक्सपोर्ट का। तो जो आधी एक्सपोर्ट है, अगर उसकी कैपेसिटी डबल कर देंगे तो ओवरऑल एक्सपोर्ट तो बढ़ेगी। मैं ये कोई छोटे सेक्टर्स नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट के अंदर हमें डीपर जाके स्टडी करना है, फिर मार्केट्स को देखना है, ट्रेंड्स क्या है, उनकी डिमांड क्या है, रिसर्च के अंदर आप पैसा डालिए। ये जो काम कंपनीज खुद नहीं करती हैं, यहां सरकार को आना है। सरकार का काम फिजिबिलिटीज बना के प्रोजेक्ट चलाना नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान कुछ एरियाज में कंपेटिटिव है, लेकिन हमें उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बड़ा केयरफुली देख के इंसेंटिव्स क्रिएट करने। इन्वेस्टमेंट लोगों के पास है, वो रीइन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब उनको एतबार होगा कि उनके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नेपरा की सोलर नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी अब यूटर्न की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में 4,66,000 से ज्यादा घर और कारोबार सोलर नेट मीटरिंग पर चल रहे हैं। 9 फरवरी को नेपरा ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिससे नेट मीटरिंग वाले कंज्यूमर्स पर बैटरीज पर शिफ्ट होने के लिए संजीदगी से गौर कर रहे थे, लेकिन एक ही हफ्ते के बाद सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स को वापस रिलीफ दे दिया गया है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में पॉलिसी में शिफ्ट हुकूमती हलकों में प्लानिंग के फुकदान की तरफ एक वाज़ेह इशारा है। पुराने नेट मीटरिंग सिस्टम में सोलर कंज्यूमर्स जितनी बिजली ग्रिड को देते थे उतनी ही वापस भी लेते थे, यानी यूनिट फॉर यूनिट। इसी तरह रूफटॉप सोलर से हजारों घरानों के बिल सिफर या मनफी हो गए थे, जिससे ग्रिड में सरप्लस बिजली से हुकूमत को परेशानी का भी सामना था। पाकिस्तान में सोलर बिजली की ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2026 के आगाज तक अंदाजन 27 से 34 गीगावाट के दरमियान बताई जा रही है, लेकिन सरकारी तौर पर जो स्टैटिस्टिक्स दस्तयाब हैं वो सिर्फ नेट मीटरिंग सिस्टम्स के हैं जो तकरीबन 6.8 गीगावाट के हैं। बाकी बड़ी तादाद में सोलर सिस्टम्स घरों की छतों के साथ कमर्शियल इमारतों और इसके अलावा फैक्ट्रीज और ज़रूरी ट्यूबवेल सिस्टम्स पर लगे हुए हैं, जिसका मुकम्मल रिकॉर्ड हुकूमत के पास भी मौजूद नहीं है। अब स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 19 से 27 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ रूफटॉप और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से आ रही है। ऑफ ग्रिड और नॉन नेट मीटर सिस्टम्स की 8 से 19 गीगावाट के दरमियान बताई जा रही है। इसके मुकाबले में यूटिलिटी स्केल सोलर मंसूबे सिर्फ 0.78 गीगावाट हैं, यानी बड़ी सतह के सरकारी मंसूबे बहुत कम है। असल इजाफा प्राइवेट सेक्टर ने किया है। अब यहां पर दिलचस्प बात यह कि नवंबर 2025 तक चीन से तकरीबन 51.5 गीगावाट के सोलर मॉडल इंपोर्ट किए गए थे और अंदाजा है कि उनमें से 33 से 34 गीगावाट पैनल्स नस्ब भी हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि मुल्क की मौजूदा सोलर कैपेसिटी बाज़ औक़ात कौमी ग्रिड से भी ज़्यादा और डिमांड के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो जाती है। सोलर की तेज़ रफ्तार इंस्टॉलेशंस की बड़ी वजह महंगी बिजली के साथ लोड शेडिंग और पैनल्स की कीमत में कमी है, जो तकरीबन $0.08 फी वाट तक पहुंच गई है। अब अगर तजियाती तौर पर देखा जाए तो ये तवानाई में खुद इन्हिसारी की अलामत है, लेकिन ग्रिड मैनेजमेंट और शाम के औकात में बिजली की कमी जैसे मसाइल मुस्तकबिल में चैलेंज बन सकते हैं। अब हुकूमती कमज़ोरी इस वक्त ये है, इस तरह से सामने आई है कि जो इस वक्त IPP से महंगे मुआहदे और एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट है, इन मसाइल से निमटने के लिए हुकूमती नए निज़ाम में यूनिट फॉर यूनिट एक्सचेंज ख़त्म कर दी गई है। इस नई पॉलिसी के तहत सोलर कंज्यूमर बिजली सिर्फ ₹8.13 फी यूनिट पर बेचेगा और वापस खरीदेगा अब ₹60 फी यूनिट तक पर, यानी एक तरफ सस्ता बेचना पड़ेगा और दूसरी तरफ से महंगा खरीदना पड़ेगा। नए सोलर कंज्यूमर्स के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत है, टाइम फ्रेम है, वो 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है और इजाफी बिजली की खरीदारी सिर्फ ₹11 फी यूनिट पर होगी। अब इस नई पॉलिसी पर पहले से मौजूद सोलर कंज्यूमर्स की तरफ से हुकूमत पर शदीद दबाव देखा गया और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फौरी नोटिस लिया और पावर डिवीजन को हिदायत दी कि मौजूदा सोलर कंज्यूमर्स के मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा में रिव्यू अपील दायर की जाए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी सूरत हाल आपके सामने रही है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब नेपरा की जानिब से जो ये यूटर्न सामने आया, इससे हमारे नेशनल ग्रिड को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, सोलर कंज्यूमर्स का इससे क्या नुकसान है, जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त इस इंडस्ट्री में आ रही है वो इससे कितनी मुतासर होने का खदशा है, क्या तज़िया तबसरा करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? जी बहुत शुक्रिया। जी देखें, प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन के बाद आपके जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं वो तो प्रोटेक्ट हो गए हैं। जब तक उनका एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होता वो बिल्कुल उन्हीं शराइत पे रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो नई ग्रोथ होनी है वो रुक जाएगी और नई ग्रोथ से शायद आपके ग्रिड को तो फ़ायदा हो जाए कि
आपके जो खास तौर पे वो कंज्यूमर जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं वो ग्रिड पे ही रहेंगे। ये अजम्पशन है पावर डिवीजन की और नेपरा की। लेकिन अब ये होगा कि जब जो भी नया कनेक्शन लगेगा वो ऑफ ग्रिड लगेगा, विच मीन्स के उसमें या तो बैटरी की तरफ जाया जा रहा होगा या उसको दीगर मॉडल्स को यूज़ करते हुए वो होगा। नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स जो हैं वो नए सारिफिन नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स नहीं होंगे। इसका नुकसान ये होगा कि जो नंबर्स आपने भी बताया अपने इब्तदाइये में, जो हुकूमत के ऑफिशियल नंबर्स हैं कि 12,000 मेगावाट जो है वो ऑफ ग्रिड कंज्यूमर्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा होगा, ना कि नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स की। विच मीन्स कि वो हुकूमत के सिस्टम से निकल जाएंगे। आप जितने भी लोग सोलर पैनल्स लगा रहे होंगे वो उनके रडार से निकल जाएंगे, सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो फायदे की बजाय शायद लॉन्ग रन में नुकसान हो रहा होगा हुकूमत को। शॉर्ट रन में शायद उनको फायदा हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान हो रहा होगा। अब हुकूमत को थोड़ा सा ये देखना है कि किस तरीके से इन कंज्यूमर्स को अपने ग्रिड सिस्टम्स के साथ रखते हुए एक एसेट के तौर पे देखा जाए, ना कि एक लाइबिलिटी के तौर पे देखा जाए। जब नेपरा में हेयरिंग हो रही थी तो काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल ये था कि हुकूमत बजाय इसके कि स्ट्रक्चरल मसाइल पे तवज्जो दे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तरफ करे, सिर्फ और सिर्फ एक आसान सोल्यूशन ढूंढ रही है नेट मीटरिंग का, जो कि एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्लानिंग की को नफी करता है। तो इस मद में हुकूमत को अगेन अपने स्ट्रक्चरल मसाइल जो कि आईपीपीज की पेमेंट्स हैं, किस तरीके से आप आईपीपीज को अर्ली रिटायर कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में रिफॉर्म्स कर सकते हैं, या किस तरह से आप ट्रांसमिशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। तो इसका शायद शॉर्ट टर्म में फायदा हो हुकूमत को, लॉन्ग टर्म में मीडियम रन में इसका नुकसान ही हो रहा है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं एनर्जी सेक्टर के, उसमें ये क्या एक बेहतर कदम था हुकूमत का नेट बिलिंग की तरफ जाना, या नेट मीटरिंग ही एज एनर्जी एक्सपर्ट आपका क्या ओपिनियन है, वही बेहतर ऑप्शन है? देखिए, हुकूमत जिस पैराए में प्लानिंग करी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिड को बचाने की, अपनी जो लेगेसी एग्जिस्टेड सिस्टम है स्टेटस को बचाने की प्लानिंग की जा रही है। अगर इसको इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती तो शायद ये वाला मैयर हुकूमत ना लेती, नेट मीटर्ड सार्फिन को एज एन एसेट देखा जाता। फॉर एग्जांपल, अभी जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है पावर डिवीजन की तरफ से, वो ये है कि दिन में आपकी डिमांड बहुत नीचे चली जाती है और रात में एकदम से इंक्रीज होती है। तो क्यों नहीं ग्रिड पे इन्वेस्ट करके आप बैटरी स्टोरेज की तरफ जाते, ताकि जब दिन के औकात में आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है आप उसको स्टोर कर लें और रात में उसको रिलीज करें, यूज करें। तो आपके दोनों मसाइल हल हो जाएंगे कि आपको महंगे आईपीपी से बिजली भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपका ग्रिड भी स्टेबल रहेगा, और साथ में पैरेलल में आपको रीनिगोशिएट करना था अपने बड़े आईपीपीज के साथ, खास तौर पे अपने इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स के साथ, ताकि आप उनको रीपर्पस कर सकें बैटरी एनर्जी स्टोरेज में। एक तो उनकी बच जाती, दूसरा ये कि वो माहौल के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा अच्छा होता, आपकी एमिशंस कम होनी थी। तो चूंकि इस तरह की इंटीग्रेटेड प्लानिंग का फुकदान है तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स पे फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ नहीं जाते। तो अगेन इस प्लेटफॉर्म से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को मिला के डिसीजन मेकिंग करें, तब जाके आपको इसके जो ट्रिकल डाउन बेनिफिट्स हैं नेट मीटरिंग के, सोलर पावर के, वो आपको पता चलेंगे। और फिर आपकी जो कॉस्ट एंड बेनिफिट की इक्वेशन है, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ लेगेसी सिस्टम सेंट्रिक है, वो थोड़ी सी ब्रॉडर वे में आपके सामने आएगी और आपको पता चलेगा कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा हैं और कॉस्ट कम है, और फिर आपको प्लानिंग में भी हेल्प मिल सकेगी। और खालिद साहब, ये नेट बिलिंग वाला मैटर भी क्या बेहतर तरीके से गवर्नमेंट डील कर सकती थी? जो रेट थे 8 रुपए के या 11 रुपए के, क्या वो उनमें थोड़ा सा अगर इजाफा रखा जाता, कोई ऐसा वे आउट निकाला जाता जिसमें कंज्यूमर्स का भी उतना लॉस नहीं होता जितना इस सिचुएशन में हो रहा था, तो ये केस बेहतर अंदाज से डील हो सकता था, फिर शायद ये यू टर्न इस तरह नहीं लेना पड़ता? देखिए, वो कह रहे हैं कि आपको फ्यूल प्राइस देनी पड़ेगी। अगर आप इसके बेनिफिट्स में ये चीज़ भी ऐड कर लें कि नेट मीटरिंग ने किस फ्यूल को रिप्लेस किया है और उसकी प्राइस ली जाती, तो शायद वो कंज्यूमर्स के लिए भी फायदेमंद होता और हुकूमत के लिए भी। देखिए, अभी आपके जो नेट मीटर्ड सारिफीन है या सोलर सारिफीन है, उन्होंने डिस्प्लेस किया है आपकी आरएलएनजी को, आपकी इंपोर्टेड कोल को, और वो चूंकि दोनों इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं
उसकी कॉस्ट ज़्यादा है इकोनॉमी के लिए, बजाय इसके कि वो आपके जो है वो ग्रिड सिस्टम में डिमांड को कम करें। तो इस तरह की अगर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हो तो हमेशा हमें बेनिफिट ही मिल रहा होगा नेट मीटरिंग पॉलिसी से। तो अगेन लेगेसी सिस्टम को, स्टेटस को बचाने के लिए इस तरह के डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं। अगर आप अपनी इक्वेशन में अर्ली रिटायरमेंट को ले आए या इस तरह की रीनेगोशिएशंस को ले आए तो शायद मेरे ख्याल से आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो शायद हैवी हो जाएगी और कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और एक आखिरी सवाल कल साहब के जो सोलर पर शिफ्ट होने का एक रुझान था, ट्रेंड था, वो बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त बढ़ रहा था, कंज्यूमर्स की तादाद मुस्तकिल बढ़ रही है। अब ये जो सारा पिछले 2-3 हफ्तों का एपिसोड है, इसके बाद ये ट्रेंड इसी तरह से अपवर्ड जारी रहेगा या इसमें भी कोई कमी आ सकती है चूँकि अब लोगों को बैटरी कीमत में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, मार्केट में तो एक नेगेटिव सिग्नल आया है। जो प्लान्स थे, इवन जो इंडिजिनाइजेशन के प्लान्स थे कि मुल्क में सोलर पैनल बनेंगे, उसको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट आया होगा। लेकिन चूंकि ग्रिड की प्राइसेस उतनी की उतनी है, बल्कि अब बढ़ जाएंगी उन सार्फिन के लिए जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि रिसेंटली नेपरा ने, पावर डिवीजन ने फिक्स चार्जेस भी ऐड किए हैं कंज्यूमर्स के बिल में। तो उसकी वजह से ग्रिड चूंकि महंगा है तो लोग तो अल्टरनेट की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो अब ग्रिड का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो शायद अपने मीटर्स भी उतारना शुरू कर देंगे, क्योंकि पर मीटर आपको सैंक्शन लोड के हिसाब से आप फिक्स चार्जेस भी देने हैं। तो हुकूमत को डिसाइड करना है कि क्या वो मुल्क में डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर तो वो डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनको टैरिफ रिफॉर्म्स लाने हैं ताकि वो नेट मीटरिंग के साथ, सोलर पैनल्स के साथ कम्पीट कर सकें। अगर ना इसी तरह की शॉर्ट टर्म पॉलिसी अगर होती तो आप जो है कभी कम्पीट नहीं कर रहे। अच्छा खालिद साहब, ये कंजम्पशन को बढ़ाने की हुकूमत भी बात करती है, डिमांड वो भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये अब जब फिक्स चार्जेस लगा रहे हैं, मुख्तलिफ चार्जेस इस तरह के लगाते रहेंगे, तो ये तो आप खुद ही हौसला शिकनी कर रहे हैं डिमांड को बढ़ाने की या अपने उस बयान की। जी बिल्कुल, ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगेन इससे वो वाला मोटिव नहीं किया जा सकता। देखिए, अभी जो आपका सिस्टम है उसमें आपके पास कैपेसिटी सरप्लस में है, तो आपको ये प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली कंज्यूम करें, इंडस्ट्रियल सार्फिन करें, या वो लोग जो 700 से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उस तरफ नहीं जाया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखा जा रहा है कैसे फिक्स्ड कैपेसिटी या फिक्स्ड कॉस्ट को जो है वो रिकवर किया जाए। उसके लिए आपने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स पे भी फिक्स चार्ज लगा दिया, 100 रुपए से लेके 670 रुपए, जो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें अपने सैंक्शन लोड के साथ तो वो कोई अराउंड 1500 से लेके कोई 7,000 8,000 रुपए जो है वो फिक्स चार्जेस की मद में लिए जा रहे हैं सार्फिन से। तो अगेन आपकी जो प्लानिंग की फिलॉसफी है वो गलत है। अगर आप compete करना चाह रहे हैं सोलर पैनल से, सोलर सिस्टम से, तो आपको अपने कॉस्ट को कम करना होगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कम करना होगा, तब जाके आप ये जो तालमेल है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई उसको बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, हेड ऑफ रिसर्च SDPI। मस्त है गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई को नापने की जो एक सादा सी अलामत है आवाम के लिए, वो पेट्रोल की कीमत है। और इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में 259 रुपये में दस्तियाब है, जबकि हाई स्पीड डीजल तकरीबन 276 रुपये फ़ी लीटर पर इस वक्त मार्केट में मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या वाकई ये तेल की असल कीमत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट्रोल की बेस प्राइस और बेस कीमत, यानी वो कीमत जिस पर तेल दरअसल इम्पोर्ट किया जाता है, वो इस कुल कीमत से कहीं कम है। वो सिर्फ 133 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर है और डीजल की बेस कीमत 158 रुपये 55 पैसे फी लीटर है। यूं पेट्रोल पर तकरीबन 1 लीटर पर 126 रुपये और डीजल पर 117 रुपये का बड़ा फर्क टैक्सेस, लेवीज और मुख्तलिफ मार्जिन के साथ मौजूद है जो आवाम को पे करना होता है। यानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदने वाला भी अपनी जेब से 126 रुपये इजाफी अदा करता है। अब पेट्रोल पर लेवी 84 रुपये 40 पैसे के साथ कस्टम ड्यूटी 13 रुपये 31 पैसे की सूरत में मौजूद है। फिर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर आयद होती है, तो ये 100 रुपये तो इजाफी यही हो जाते हैं। फिर डीजल पर यही लेवी 76 रुपये फी लीटर मौजूद है, कस्टम ड्यूटी 15 रुपये 68 पैसे मौजूद है और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी यहाँ भी 2 रुपये 50 पैसे। अभी वाज़ेह है कि हुकूमत ने हाल ही में अभी पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा किया और पेट्रोल पर 4 रुपये 62 पैसे और डीजल पर 80 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे आलमी मंडी में कीमतें कम हुई, लेकिन उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। यानी जब दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तान में कंज्यूमर को इसका फ़ायदा ही नहीं पहुँचता है, क्योंकि लेवी बढ़ाकर हुकूमत वो
गुंजाइश भी वापस ले लेती है। अब ये नई कीमतें अगले 15 रोज़ तक रहेंगी और ज़ाहिर पाकिस्तान में हर 15 रोज़ के बाद का ये सिलसिला होता है, जिसके बाद ओगरा के प्रपोजल्स की रोशनी में दोबारा कीमतों का जो तयन है वो 15 दिन के बाद होता है। अब नतीजा इसका क्या है? एक आम पाकिस्तानी आज जब पेट्रोल भरवाता है तो वो सिर्फ तेल नहीं खरीदता बल्कि हुकूमत का ख़जाना भी साथ साथ अपनी जेब से भरता है। अब यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोल और डीजल की असल कीमत के मुकाबले में टैक्सेस का तकरीबन 100% इजाफी बोझ आवाम के किस काम आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कहीं कोई वाज़ेह तौर पर तब्दीली नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में माली साल 2025 में डीजल और पेट्रोल की इंपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की इंपोर्ट में तकरीबन 2.03 मिलियन मैट्रिक टन ये रही है। अब अगर इसे लीटर में तब्दील करें तो तकरीबन 2.43 बिलियन लीटर बनती है। ये पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 11% ज़्यादा है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ता जा रहा है और आवाम भारी लेवी अदा करने पर मजबूर है और इससे फिर एक महंगाई का भी तूफान आता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मल साहब माहिर माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये इसका कोई हल मौजूद है? 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी आवाम जो ख़रीद रही है वो उसकी बेस प्राइस से डबल कीमत अदा करके खरीदी है, चाहे वो बाइक वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, कोई बस वाला हो या वो एक बड़ी लैंड क्रूज़र वाला हो। देखें, इसमें इसका बिल्कुल हल मौजूद है और इसका सिंपल सा हल ये कि एफबीआर जो है वो अपना काम सही तरीके से शुरू कर दे। ये तो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन में जो है वो लापरवाही है या नेग्लिजेंस है, मतलब वो टैक्स वसूल नहीं कर सकता, तो नतीजतन जो है ना वो हुकूमत को एक बहुत ही आसान तरीका मिला हुआ है कि या बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो टैक्सेस और लेवीज वसूल कर ली जाती हैं या पेट्रोल या डीजल के ऊपर लेवीज और ड्यूटीज वगैरह मद में जो है ना वो पैसे या टैक्सेस आवाम से वसूल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा दीगर बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी हमारे यहाँ जो टैक्स का बेसिक निज़ाम है उसमें ज़्यादातर है ही विद होल्डिंग टैक्स, जो ट्रांजैक्शंस के स्टेज के ऊपर ही काट लिया जाता है। अब इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसकी शरह बड़ी कम है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। 5 से 6 हज़ार अरब रुपए जो वो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में वसूल होते हैं। बाकी 14,000 अरब रुपए में से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सारा या जीएसटी होता है या लेवीज होती हैं या फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में हुकूमत वसूल कर रही होती है। तो और उसका नतीजा ये होता है कि जो अमीर आदमी है वो भी उसी अमाउंट का टैक्स दे रहा होता है और गरीब आदमी जिसने पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल में भरवाना है तो वो भी उतना ही टैक्स दे रहा होता है। तो इस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो एफपीआर अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहा है उसको तेज़ करना चाहिए ताकि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके और हुकूमत को भी अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें जो इनकम टैक्स है उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए ताकि जो पोटेंशियली पेएबल जो लोग पे कर सकते हैं टैक्सेस को तो वो लोग जो है वो टैक्स दें, बजाय इसके कि उसका जो है वो मतलब हर एक अक्रॉस द बोर्ड जो है वो ये सारे का सारा बोझ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो कार्टेल्स भी वजूद में आते हैं, माफियाज भी आती हैं और ये जो हमारी एलीट क्लास है वो महफूज रहती है। जिनका जो है वो करोड़ों में जिन्होंने टैक्स देना होता है वो लाखों में दे रहे होते हैं, जिन्होंने लाखों में टैक्स देना होता है वो चंद हज़ार रुपए टैक्स दे रहे होते हैं। तो इस अशराफिया के कल्चर को और इस एलीट कैप्चर को जो है वो हमें ख़त्म करना होगा और उसका वो उसी वक्त पॉसिबल है जब एफबीआर जो है वो प्रॉपरली अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे और हुकूमत जो है वो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें इनकम टैक्स को जो है फोकस करे और जो लोग और ये इनको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब फर्ज करें अगर बैंक स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा, जिसका भी बैंक बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर हो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, जिसका जो हमारे पोश एरियाज है रेजिडेंस के हिसाब से अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ऐसे लोगों को जो पोटेंशियली टैक्स पे करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन असल जो मसला ये है कि वो जिन लोगों ने टैक्स देना है वो सारे तो पॉलिसी मेकिंग में शामिल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स की सूरत में हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की सूरत में हो। तो वही लोग तो हमारे ऊपर जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं।
तो ये काम इस वजह से हमारे यहाँ पे आज की तारीख तक हो नहीं पाया कि हमारे यहाँ सही। इनकम टैक्स जो है वो तो चौधरी साहब, ये उसके जो ऊपर जिस focus किया तरह जाए। हर खासो आम बिजली और गैस इस्तेमाल करता है, उसी तरह पेट्रोल भी हर एक शख्स ही तकरीबन इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो सिस्टम टैरिफ का एक बिजली के लिए, गैस के सेक्टर के लिए मौजूद है, क्या वो इस पेट्रोलियम सेक्टर पर नहीं उस की अप्लाईमेंट हो सकती है? कोई इस तरह का सिस्टम अप्लाई किया जा सकता? क्योंकि यहाँ 20 से 25 लीटर माहाना इस्तेमाल करने वाला भी वही उसी मुनासबत से टैक्स अदा कर रहा है जितना वो 600-800 या कई हज़ार लीटर इस्तेमाल करने वाला अदा कर रहा है। देखिए, इसके ऊपर जो है ना, मेरे ख्याल में आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। इवन अगर इन टर्म्स ऑफ लीटर्स भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि किस तरीके से जो है वो फर्ज करें, अगर कोई 10 लीटर डलवा रहा है या इवन 5 लीटर भी डलवा रहा है, अब मोटरसाइकिल वाला ज्यादा कितने डलवाता होगा, 3, 4, 5 लीटर। तो अगर कोई 5 लीटर डलवा रहा है तो उसको डिफरेंट स्लैब में दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको पता ना, हम तो म्युनिसिपल कौम जो है वो करप्ट है, फिर इसमें भी जो है ना वो इस तरह की करप्शन शुरू हो जाएगी, नॉट ऑन हायर लेवल बट ऑन लोएस्ट लेवल। पता चला जो है ना वो जो लोग अफोर्ड कर सकते होंगे वो भी, उन्होंने भी 5-10 मोटरसाइकिलें ले लेंगे, चल भाई 5-5 लीटर जो है ना वो जमा करवा भर के आते रहो और हमें देते रहो। तो हमारे यहाँ तो फिर सिस्टम ऐसा है ना, तो बेसिकली इसको अप्लाई करना जो है ना वो ज्यादा मुश्किल है। तो उससे बेहतर जो है ना वो यही है ना कि आइडेंटिफाई कर लिया जाए जो हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स हैं, उनसे जो है ना वो टैक्स कलेक्ट किया जाए, उसके ऊपर फोकस कर लेंगे ना, वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है, उनको आसान है करना। बाकी आप ये कह रहे हैं कि जी वो उसको हम स्लैब का सिस्टम लें, तो ये मेरे ख्याल में काफी पहले से इम्प्लीमेंट हो जाता अगर इसमें बहुत ज्यादा नाकामी की जो है ना आसार ना होते। लेकिन ये इतना फिजिबल जो है वो और ऑन ग्राउंड जो है ना वो प्रैक्टिकल आइडिया नजर नहीं आता एज कम्पेयर टू जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या गैस के ऊपर या दीगर जो कंजम्पशन बेसिस टैक्सेस हैं उसके ऊपर तो आसानी से मतलब स्लैब बनाए जा सकते हैं। इस फ्यूल वाले सिस्टम में थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो उसमें जो है ना वो अल्टरनेटिव। अब ये जो लेवी की जो परसेंटेज है वो हुकूमत मुस्तकिल हर महीने, हर 15 दिन में उसमें ये इजाफा करती जा रही है। एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट या सॉफ्ट आइडिया समझकर उन्होंने यहाँ से टैक्स कलेक्शन या इस लेवी की कलेक्शन को समझ लिया है। तो अब ये सिलसिला ये रुक कैसे सकता है? खुदा न खास्ता अभी तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अंडर कंट्रोल हैं, अगर ये कहीं ऊपर चली जाती हैं तो पाकिस्तान में तो फिर ये पर लीटर कीमत 300 से ऊपर जाती है, तो महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। जो अंडर कंट्रोल इस वक्त 5 और 6% के करीब इन्फ्लेशन रेट है, ये फिर डबल डिजिट के करीब पहुंच सकता है। देखिए, इस वक्त जो है वो पहले $58-59 पर बैरल के ऊपर भी पिछले हफ्ते के दौरान रही हैं कीमतें। अब जो है ना दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं, 62, 63, 64 डॉलर के ऊपर भी पर बैरल जो है ना वो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो दूसरा खाम तेल है, प्रोसेस तेल नहीं हो तो इससे महंगा होगा, तो ये ब्रंट ऑयल जिसे हम कहते हैं, तो वो बेसिकली इस पर ट्रेड हो रहा है। तो वो कीमतें तो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत ने इसमें बफर रखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वो फिर पेट्रोलियम लेवी को उसी हिसाब से कम कर देंगे कि जिस तरीके से जब कीमतें जो एक्सपेक्टेड लेवल था उससे भी जब नीचे चली गई तो उन्होंने लेवी को बढ़ा के उसको एडजस्ट किया है। तो अगर वो एक्सपेक्टेड लेवल से ऊपर कीमतें जाती है, मतलब फर्ज करें $64-65 के ऊपर ही अगर स्टेबल रहती है, तो फिर ये हमारा जो पेट्रोल और फ्यूल की प्राइस है वही 280, 85, 90 तक जो है वो दोबारा जा सकती है। और डेफिनेटली उसका असर जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सीपीआई है उसमें चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो भी उसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद लिविंग, एकोमोडेशन, यानी हर एक चीज़ में ही जो है ना वो इनडायरेक्टली फ्यूल की कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। इवन आप जो सब्जियां खरीद रहे होते हैं तो उसमें भी जो है ना वो इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो इनबिल्ट हुई होती है। तो इससे ना सिर्फ ये कि आपके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, बल्कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। सब्जियों से लेके और दवाइयों तक जो है वो हर एक चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो आ जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसी तरह आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती रहीं तो फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और महंगाई में भी डेफिनेटली जो है वो इजाफा एज पर एक्सपेक्टेशन जो 5 से 6% का एक्सपेक्ट किया गया है, तो उसमें जो है वो इजाफा हो सकता है। बाकी आप और हम दुआ कर सकते हैं कि जो है ना ये $63-64 पर बैरल के ऊपर ही स्टेबल रहें, या पिछले जिस तरीके से 6 महीने से ट्रेंड चल रहा था कि
58, 59 के ऊपर भी इसको ट्रेड होते हुए देखा गया। तो अगर उस रेट के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो हुकूमत के लिए भी आसानी रहेगी और आम आवाम के लिए भी आसानी रहेगी। अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने हमें अब इस जगह पे पहुंचा दिया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अब जो है ना वो इस तरह की जो इत्तेफाकात हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर जो है वो बेस कर रही होती है। इसी तरह हमारा जो करंट अकाउंट है वो जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो है ना वो बेस कर रहा है कि अगर हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस आज अगर कम कर दें तो आपकी जो है ना कल हुकूमत वो डिफॉल्ट हो जाएगी। ये इस वक्त हमारी पोजीशन है पॉलिसी मेकिंग की। सारे का सारा जो इस वक्त हमारा जो खड़ा है इस वक्त माशी ढांचा वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस के ऊपर है। वरना यकीन करें हुकूमत के रिजर्व भी ऐसे उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद हमें मजीद कर्जे भी लेना पड़ जाएंगे। तो इससे पहले कि अल्लाह ना करे इस किस्म का कोई वक्त आए, हमें जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए माशी तौर के ऊपर, ताकि जो है ना वो हम अपने मुल्क को एक जेन्युइन जो है ना वो माशरे के ऊपर जो है माशरती तरक्की के ऊपर देख सकें। वरना जो है ना आज भी अखबार में वही सुर्खियां चल रही होती जो आज से 70 साल पहले जो है वो चलती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मफ्तू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।